हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स जो एनईपी के अंडर में कोर्स चल रहा है उसकी क्लासेस हमने स्टार्ट करी हैं, जिसकी थर्ड सेमेस्टर की हम क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। पेपर नंबर 2 फंक्शनल एनालिसिस का ये लेक्चर नंबर 6 है। आगे की अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, हमने इसकी चैप्टर में अभी तक, इस पेपर में अभी तक नॉन लीनियर स्पेस पढ़ लिया है। उससे अलग हमने कंप्लीट स्पेस, बनाक स्पेस, कंटिन्यूस फंक्शन पढ़ लिया है। और हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं बनाक स्पेस प्रूव करने के लिए। एग्जांपल्स और काउंटर एग्जांपल्स आपके सिलेबस में है। पहले हम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम काउंटर एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आर एंड सी हमारे बनाक स्पेसेस होते हैं, और उसके बाद हमने जस्ट लास्ट वाले में हमने देखा है कि आर की पावर एन भी हमारे पास एक बनाक स्पेस होता है। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था किस तरह से होता है, जहाँ पे हमारा नॉर्म जो है वो इस तरह से डिफाइन होता है। ठीक है, नॉर्म ऑफ एक्स इस तरह से डिफाइन होता है। ऑल्सो हमारे पास लास्ट वीडियो में हम एक होमवर्क देना भूल गए थे कि हमें क्या प्रूव करना है। प्रूव दैट सी टू द पावर एन यूनिट, या सी टू द पावर एन मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्पेस होता है। हमारे पास आर टू द पावर एन क्या था, रियल नंबर का स्पेस था। ठीक है, सी टू द पावर एन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पावर में एन वाला स्पेस होता है, उसे हमें प्रूव करना है कि वो बनाक स्पेस है अंडर द नॉर्म डिफाइंड बाय। नॉर्म हमारे पास सेम टू सेम वही रहने वाला है जो रियल नंबर का था। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास अब यहाँ पर हमारे पास एक्स की बजाय यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज किसकी चलेंगी, जेड की, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास जेड को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे जो बिलोंग करेगा सी की पावर एन को, और जाई आई बिलोंग्स कर रहा है हमारे सी को फॉर ऑल आई। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये नॉर्म डिफाइन है, और आपको प्रूव करना है कि ये जो नॉर्म है ये एक बनाक स्पेस फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और जो एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि सी की पावर एन को हम बोलते हैं यूनिटरी स्पेस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप प्रूव कीजिए कि यूनिटरी स्पेस एक बनाक स्पेस होता है। ऑल्सो जो आर की पावर एन है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसे हम बोलते हैं यूक्लिडियन स्पेस। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूक्लिडियन स्पेस को बनाक स्पेस प्रूव कीजिए, तो उसके लिए आपको ये वाला प्रूफ करना है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हमें एल की पावर इन्फिनिटी, एल इन्फिनिटी को एक बनाक स्पेस प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट लीनियर स्पेस एल इन्फिनिटी ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस इज अ बनाक स्पेस अंडर द नॉर्म डिफाइंड बाय। मतलब एल इन्फिनिटी क्या है, एक स्पेस है, लीनियर स्पेस है जो बाउंडेड होता है। ठीक है, बाउंडेड होता है ये स्पेस। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंसेस का ये स्पेस है, उसे हमें प्रूव करना है कि वो बनाक स्पेस है। और उसमें नॉर्म किस तरह से डिफाइन है कि नॉर्म ऑफ एक्स हमारे पास आता है सुप्रीमम ऑफ जाई आई, सुप्रीमम ऑफ मॉड जाई आई। ठीक है, जहाँ पे सुप्रीमम हम फॉर ऑल आई लेते हैं, जितने भी हमारे पास जाई आई की वैल्यूज होंगे, मतलब जितने भी आई के लिए हमारे पास जाई निकलेंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सबका मॉड का सुप्रीमम। ठीक है, वो हमारे पास आता है नॉर्म ऑफ एक्स, जहाँ पे हमारे पास जो एक्स है वो क्या है, जाई आई है। आई हमारे पास 1 से लेकर इन्फिनिटी तक रहेगा, और जो जाई आई है वो हमारे बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के सेट को या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को। दोनों में से किसी को भी बिलोंग कर रहा है, वो हमारे पास सेम ही प्रूफ रहने वाला है। ठीक है, फॉर ऑल आई। ठीक है, तो हम इसके प्रूफ पर चलते हैं। अब हमें इसे बनाक स्पेस प्रूफ करना है, तो हमें क्या प्रूफ करना होगा कि ये नॉन लीनियर स्पेस है। ऑल्सो ये कंप्लीट स्पेस है, मतलब कन्वर्ज हो रहा है, ये कॉची सीक्वेंस है, और उसे प्रूव करते हैं उसी अपने ही स्पेस के किसी पॉइंट पर ये कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, हमें ये 2 पॉइंट्स क्लियर करने हैं, प्रूफ करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, नॉन लीनियर स्पेस प्रूव करेंगे, जो बहुत सिंपल है, बस 3 प्रॉपर्टीज को हमें सेटिस्फाई करवाना होता है और वो बहुत ईजिली हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल प्रूव दैट एल इन्फिनिटी इज अ नॉन लीनियर स्पेस। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि नॉर्म ऑफ एक्स जो होता है, वेक्टर जो भी है, उस नॉर्म ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल टू 0 होता है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अगर हमारे पास इक्वल टू 0 है तो हमारे पास कंडीशन और सेटिस्फाई होनी होती है कि जो अगर हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है तो हमारे पास एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इसकी रिवर्स कंडीशन भी अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, और नॉर्म ऑफ एक्स हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। फॉर एक्स बिलोंग्स टू एल इन्फिनिटी, मतलब हर एक एक्स जो एल इन्फिनिटी को बिलोंग कर रहा है। देखो एल इन्फिनिटी हमारे पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नॉर्म ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, नॉर्म को हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ जाई आई। ठीक है, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ जाई आई। अब देखो जाई आई का मॉड मतलब ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 वैल्यूज आ गए, और उसका भी हम सुप्रीमम ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली वाली जो टर्म है सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ जाई आई, ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहने वाला है। ठीक है, और इन केस अगर नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इससे हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ जाई आई हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सुप्रीमम किसी भी वैल्यू का सुप्रीमम इक्वल टू 0 है, इसका मतलब जो अंदर की टर्म्स है वो सारी 0, वो सारी जो टर्म है वो भी 0 होंगी। क्यों 0 होंगी, देखो यहाँ पे एक तो अंदर मॉड है। ठीक है, मॉड का मतलब हमारे पास सारी वैल्यूज पॉजिटिव होने वाली है, ऊपर से सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, और साथ में उसका जो सुप्रीमम आ रहा है वो हमारे पास 0 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास मॉड ऑफ जाई आई है वो इक्वल टू 0 है, और या फिर कहते तो जाई आई हमारे पास इक्वल टू 0 है, और जाई आई हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्स है, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स इक्वल टू 0। हमने जैसी नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लिया, हमारे पास इंप्लाई कर गया एक्स इक्वल टू 0, तो हमारे पास सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इसकी रिवर्स कंडीशन ये सेटिस्फाई होती है, तो अगर हमारे पास एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब जाई आई हमारे पास इक्वल टू 0 हो गया, तो हमारे पास रिवर्स कंडीशन
कंडीशन ये वाली हो गई। अब देखो जाई आई इक्वल टू 0 तो मॉड जाई आई भी हमारे पास इक्वल टू 0 होगा। मॉड जाई आई हमारे पास इक्वल टू 0 है तो इसका सुप्रीमम भी इक्वल टू 0 होगा। और इससे हम कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स भी हमारे पास इक्वल टू 0 होगा। इससे हमारे पास जो नॉर्मल लीनियर स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम दो वेक्टर्स का सम का नॉर्म निकालते हैं और उसे लेस देन इक्वल टू प्रूव करते हैं दोनों वेक्टर्स के नॉर्म के अलग अलग नॉर्म निकालकर उनके सम के। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके देखते हैं। देखो अब इसके लिए हमें दो वेक्टर्स चाहिए, मतलब दो वैल्यूज चाहिए एक्स और वाई की। एक्स तो हमारे पास जाई आई पता है, बट वाई क्या लेंगे तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है कि एक्स हमारे पास जाई आई है और जहाँ पे आई की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी है, जो बिलोंग करिए एल इन्फिनिटी को, बाउंडेड सीक्वेंसेस के सेट को। ठीक है, और वाई हमारे पास क्या है? ईटा आई आई इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी के, बिलोंग कर रहा है एल इन्फिनिटी को। ठीक है, हमने दोनों जो एलिमेंट्स हैं उनको डिफाइन करके बता दिया क्या होंगे। तो नॉर्म क्या आएगा? सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई के एलिमेंट्स। एक्स का एलिमेंट क्या है? जाई आई और वाई का एलिमेंट क्या है? ईटा आई। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। तो ये क्या हो जाएगा? देखो अब हम दोनों जो टर्म्स हैं इन दोनों पर अगर अलग अलग मॉड कर देंगे तो ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ जाई आई प्लस मॉड ऑफ ईटा आई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? हम सुप्रीमम को भी दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सुप्रीमम ऑफ जाई आई प्लस सुप्रीमम ऑफ ईटा आई। सुप्रीमम ऑफ जाई आई क्या है? सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ जाई आई हमारे पास एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्म ऑफ एक्स आ गया, मतलब नॉर्म ऑफ एक्स है तो नॉर्म ऑफ एक्स आ गया। सिमिलरली अगर हम वाई का नॉर्म निकालेंगे तो वो हमें पास ये कंडीशन बनेगी, तो ये वाई का नॉर्म आ गया। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई था वो लेस देन इक्वल्स टू आ गया नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, जिससे हमारी नॉन लीनियर स्पेस की जो सेकंड कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब हम थर्ड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या होता है कि हम एक स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर के साथ और उसका नॉर्म निकालते हैं, जो किसके इक्वल होता है? मॉड ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम उसे प्रूव करेंगे। देखो अब अगर इसका करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ अल्फा जाई आई। ठीक है, और अगर इन पे मॉड अगर हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये हमारे पास सिंपल कौन सा वेक्टर? ये हमारे पास सिंपल स्केलर है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई होगी, मतलब लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं आने वाला है। जब दोनों वेक्टर्स ही होते हैं उस टाइम अगर मॉड अलग अलग करते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पे एक स्केलर है एक वेक्टर है, तो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास मॉड ऑफ अल्फा और मॉड ऑफ जाई आई हो गया। मॉड ऑफ अल्फा के ऊपर हमारे पास कोई भी आई नहीं है, तो हम इस मॉड ऑफ अल्फा को हम बाहर ले सकते हैं, सुप्रीमम हम इसका ले सकते हैं, क्योंकि जो मॉड ऑफ अल्फा है या फिर कहें तो अल्फा है वो एक फिक्स्ड कांस्टेंट है, तो उसका सुप्रीमम और ना भी ले सुप्रीमम तो हमारे पास सेम ही क्वांटिटी रहने वाली है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ जाई आई हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स हो गया और मॉड ऑफ एक्स हमारे पास मॉड अल्फा हमारे पास सेम टू सेम ऐसे चल रहा है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स हमारे पास इक्वल टू आ गया मॉड ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई नॉन लीनियर स्पेस की। तो हमने ओवरऑल क्या प्रूव कर दिया कि जो हमारे पास एल इन्फिनिटी है वो एक नॉन लीनियर स्पेस बन गया है। अब हम इसकी जो कंप्लीटनेस है उसे प्रूव करेंगे। देखो बना के स्पेस है तो नॉन लीनियर स्पेस होगा और कंप्लीट स्पेस होगा। ठीक है, नॉन लीनियर स्पेस प्रूव करते हैं, कंप्लीट स्पेस प्रूव करने के लिए हम इसकी कंप्लीटनेस को शो करेंगे। तो हम क्या लेके चलते हैं इस केस में? हम लेके चलते हैं कि जो एक्स एन है वो एक कॉची सीक्वेंस है और इसे क्या शो करते हैं कि एक्स एन टेंड कर रहा है एक्स पर। इसका मतलब जो एक्स एन है वो जैसे हमारा टेंड कर जाएगा एक्स पर, तो एक्स एन हमारा कन्वर्ज कर गया एक्स पर, मतलब एक्स एन सीक्वेंस अपने ही स्पेस के किसी और पॉइंट पर कन्वर्ज कर गया। इसका मतलब है कि जो हमारा स्पेस है वो मतलब जो हमारा सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है एंड हेंस हमारा जो स्पेस है वो कंप्लीट है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना होता है। तो हम क्या लेके चल रहे हैं कि हमारे पास एक्स एन सीक्वेंस है जो कॉची सीक्वेंस है एल इन्फिनिटी में। ठीक है, देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एंड नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट, ये हमारे पास कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है कि हमारे पास कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन होता है, वहाँ पर हमारे पास एन नॉट कोई भी नेचुरल नंबर जो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है एन नॉट वो वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होता है। किस तरह से कि नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन होता है, मतलब जब हमारे पास एक्स एम सीक्वेंस ले रहे हैं उसी स्पेस का इन्फिनिटी का उसमें से माइनस कर रहे हैं इस सीक्वेंस को जो कॉची सीक्वेंस है उसका नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन होता है फॉर ऑल जहाँ पे हमारे पास एम और एन होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होंगे? एंड नॉट होंगे। ठीक है, ये हमारे पास कॉची सीक्वेंस की क्या होती है? डेफिनेशन होती है। हमने बस यहाँ पे ये मान लिया कि एक्स एन कॉची सीक्वेंस है और उसकी डेफिनेशन को एज इट इज लिख दिया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक नोट है क्या कि हमारे पास एक्स एम क्या है? एक्स एम हमारे पास जाई 1 जाई 2 जाई एन तक हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो एक्स को बिलोंग कर रहे हैं, और एक्स एन क्या है? हमारे पास इसमें भी जाई 1 जाई 2 जाई एन तक हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो हमारे एक्स को बिलोंग कर रहे हैं, बाउंडेड हैं क्योंकि हमारे पास एल इन्फिनिटी जो होता है वो बाउंडेड होता है। ठीक है, और दोनों एलिमेंट्स हमारे पास सेम हो जाएंगे। डिफरेंस करने के लिए कि एक्स एम का और एक्स एन का है हमने इंडेक्स अप्लाई कर दिया है कि इसका इंडेक्स एम से डिनोट हो रहे हैं और इसके इंडेक्स एन से डिनोट हो रहे हैं। ठीक है, एम और एन, ठीक है, जो हमारे एल इन्फिनिटी को बिलोंग कर रहे हैं। ऑल्सो जो हमारे पास जाई आई एम और जाई आई एन है ये रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट्स हैं फॉर ऑल आई। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन हो गई।
अब हमने कॉची सीक्वेंस से क्या लिया था कि हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्सएम माइनस एक्सएन जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होता है फॉर ऑल m, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। ठीक है, ये हमारे पास कॉची सीक्वेंस से आया था। अब हम क्या करते हैं, अपने नॉर्म की कंडीशन अप्लाई करते हैं। नॉर्म हमारे पास क्या था, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ जो एलिमेंट है अंदर के वो लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन से। देखो यहाँ पे हम अपने अप्लाई कर रहे हैं सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एक्सएम का एलिमेंट क्या होगा, एक्सएम का एक ith एलिमेंट देखिए, एक्सएम का अगर ith एलिमेंट क्या होंगे, देखो xi1 xi2 xi3 इस तरह चल रहे हैं, ith एलिमेंट लेंगे तो xi1m हो जाएगा। ठीक है, और एक्सएम का xi और पावर में क्या हो जाएगा, मतलब इंडेक्स क्या हो जाएगा, वो n हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएंगे, एलिमेंट्स आ जाएंगे। एक्सएम के आगे xi m माइनस एक्सएम के आगे xi n। ठीक है, उसका मॉड लेस देन हो गया एप्सिलॉन से फॉर ऑल m, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। ठीक है, अब देखो सुप्रीमम अगर हमारा लेस देन एप्सिलॉन है तो इसका मतलब क्या है कि अंदर की जो टर्म है मॉड के अंदर वो भी हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन होगी। जो सुप्रीमम ही मतलब मैक्सिमम वाली चीज ही हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन है तो अंदर की टर्म तो ऑब्वियसली लेस देन एप्सिलॉन होने वाली है, तो हमने बस वही कंडीशन लगती। अब देखो ये जो हमारे पास आया है मॉड ऑफ xi m माइनस xi n, ये किस चीज की डेफिनेशन है, ये हमारे पास कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। हम क्या लेके चले थे कि हमारे पास जो xn है वो कॉची सीक्वेंस है, लेकिन हमारे पास क्या आ गया कि जो xi m है वो हमारे पास एक कॉची सीक्वेंस आ गया रियल या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फील्ड पर। ठीक है, तब जब अगर ये कॉची सीक्वेंस बन गया इसका मतलब क्या है कि xi m जो है वो टेंड कर रहा है xi को। ठीक है, मतलब जो भी कॉची सीक्वेंस होता है वो अपने ही सीक्वेंस के किसी एलिमेंट पर कन्वर्स कर रहा होता है, तो हमने मान लिया कि xi m कन्वर्स कर रहा है या फिर कहीं तो टेंड कर रहा है xi को। ठीक है, और ये किसके एलिमेंट है, या तो रियल नंबर के सेट के या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास r और c हमारे पास कंप्लीट स्पेसेस होते हैं, हम इसलिए हमने ये वाली लाइन लिख दी है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास रियल नंबर का सेट और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट कंप्लीट स्पेस फॉर्म करते हैं, इसलिए हमारे पास ये टेंड वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें ये तो प्रूव नहीं करना था, हमें प्रूव करना था कि जो हमारे पास xm है वो टेंड कर जाए x को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम x के एलिमेंट्स हमने ये माने थे जो हमें किसको बिलोंग करेंगे, अभी हमारे बिलोंग नहीं कर रहे हैं, अभी बिलोंग करेंगे। ठीक है, हम प्रूव करेंगे कि वो उसे ही बिलोंग कर रहे हैं x के एलिमेंट। तो हमारे पास x हमारे पास ये है। ठीक है, तो xn माइनस x निकालते हैं। हम क्या करेंगे, xn टेंड करेगा x को, हमें ये प्रूव करना है। तो नॉर्म ऑफ xn माइनस x क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ xn के एलिमेंट्स xi n और x के एलिमेंट्स सिंपल xi। ठीक है, उनका मॉड और उनको सेपरेट करा, उनका मॉड लिया और सुप्रीमम, ये हमारे पास नॉर्म की डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो जो xi m है और xi i है, देखो m का है या n का है सेम चीज है, वो इसको टेंड करे या फिर कहें तो ये हो सकता है यहाँ से कि इसे हम माइनस में रख सकते हैं, तो xi m माइनस xi i टेंड करेगा जीरो को। यहाँ से हमारे पास ये पूरी टर्म जीरो को टेंड करेगी, अगर ये जीरो को टेंड करेगी तो उसका सुप्रीमम भी जीरो को टेंड करेगा, तो ये पूरी ओवरऑल टर्म हमारे पास जीरो को टेंड करेगी, जैसे जैसे हमारा n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ठीक है, n की जगह पे हम यहाँ पे m भी लेके चल सकते हैं, xm को प्रूव कर सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट है, मतलब कंप्लीट स्पेस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या लेके चले फिर नॉर्म ऑफ xn माइनस x हमारे पास टेंड कर गया जीरो को एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये टेंड कर रहा है जीरो को, इसका मतलब क्या है कि जो xn है वो टेंड कर रहा है x को। ठीक है, जैसे n हमारा इन्फिनिटी को बिलोंग कर रहा है। अब हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास x है वो हमारा xn जो है वो हमारे x को तो टेंड कर गया। अब लेकिन हमें ये और प्रूव करना है कि जो x है वो L इन्फिनिटी का स्पेस है। xn तो हमारे पास L इन्फिनिटी का स्पेस है, बाउंडेड स्पेस है, बट x भी हमारे पास बाउंडेड है, L इन्फिनिटी में बिलोंग कर रहा है। ये भी हमें प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो कन्वर्जेंट की सीक्वेंस वो कंप्लीट स्पेस की डेफिनेशन होती है कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होना चाहिए अपने ही स्पेस के किसी पॉइंट पर। ठीक है, तो x को भी हमें उसी स्पेस का प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारे पास x क्या है, हमारे पास x ये है, बहुत देर से हम लिखते हुए आ रहे हैं कि x हमारे पास ये है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने कोई भी एक एलिमेंट लिया xi i, उसका मॉड लिया। ठीक है, वो मेरे पास किसके इक्वल आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो मेरे पास xi है उसमें एक बार ऐड कर दे रहे हैं xi n इंडेक्स वाला और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं xi n इंडेक्स वाला। ठीक है, दोनों एक बार ऐड करा एक बार सब्ट्रैक्ट करा, कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास यही कंडीशन आ जाएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जिससे हम प्रूव कर दें कि ये हमारे पास L इन्फिनिटी को बिलोंग कर रहा है x। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये पूरे पे मॉड था, हम दोनों पे अलग अलग मॉड लिख ले रहे हैं। मॉड अलग अलग करेंगे तो हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, और हमने इन दोनों पे एक मॉड ले लिया और ये लास्ट वाले एलिमेंट जो प्लस वाला xi है ना उस पे अलग मॉड लिया है। ठीक है, अब ऐसा कर दिया, उसके बाद हमें क्या पता है, देखो हमें क्या पता है, हमने अभी प्रूव किया था कि जो xi n है वो टेंड कर रहा है xi को। देखो xi m हमारे पास टेंड कर रहा था, ये रहा xi m हमारे पास टेंड कर रहा था xi को। m इंडेक्स ले लिया, n इंडेक्स ले लिया, नीचे हमारे पास जो इंडेक्स है वो चेंज कर दिया, आप m भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, xi m हमारे पास टेंड कर रहा है xi को। ठीक है, xi m हमारे पास टेंड कर रहा है xi को, लेकिन अगर इससे पहले वाली देखें तो xi m माइनस xi का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन है, मतलब ये जो पूरी कंडीशन है ये हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आ गई। ठीक है, आगे पीछे है टर्म्स बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास मॉड भी है, तो हमारे पास वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया, प्लस हमारे पास अब ये वाली टर्म बची। अब ये वाली टर्म जो है वो क्या है, इसका मॉड, ये देखो हमारे पास जो टर्म है n इंडेक्स वाली, ये हमारे किसको बिलोंग कर रही है, L इन्फिनिटी को बिलोंग कर रही है, और L इन्फिनिटी क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस का
स्पेस है, ठीक है। बाउंड्री सीक्वेंस का स्पेस है मतलब कि ये वाली जो टर्म है वो लेस देन समथिंग कांस्टेंट से कमी होगी या उसके बराबर होगी। हमने कोई भी k कांस्टेंट मान लिया है तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। और लेस देन का हमारे पास साइन चल ही रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये भी लेस देन है और ये भी लेस देन है तो इक्वल टू हट गया, सिर्फ लेस देन रह गया है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया कि मॉड ऑफ जाई आई हमारे पास लेस हो गया, लेस देन हो गया किससे, एप्सिलॉन प्लस k से फॉर ऑल i, ठीक है। अब जब जो हमारे पास जाई आई है वो इस किसी कांस्टेंट से लेस देन हो गया, मतलब ये जो जाई आई है वो एक कांस्टेंट, वो एक बाउंडेड सीक्वेंस हो गया, उसका कुछ एक्सट्रीम पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जो क्या है कि एप्सिलॉन प्लस k से वो छोटा ही छोटा होने वाला है। तो हम क्या कह सकते हैं, और ये जाई आई किसका एलिमेंट है, हमारे पास x का एलिमेंट है, इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास x है, x का जो टपल बन रहा है वो हमारे पास L इन्फिनिटी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। x हमारा L इन्फिनिटी को बिलोंग कर गया। देखो अब हमने क्या प्रूव कर दिया, x हमारे पास ऑलरेडी L इन्फिनिटी को बिलोंग कर रहा था और हमने ये भी प्रूव कर दिया था कि x हमारे पास x को टेंड कर रहा है। बस हमारा ये प्रूव करने के लिए रह गया था कि x भी हमारा L इन्फिनिटी को बिलोंग कर रहा है, वो हमने यहाँ पे बिलोंग कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास L इन्फिनिटी है वो एक कंप्लीट स्पेस बन गया। अब L इन्फिनिटी हमारे पास नॉन लीनियर स्पेस हमने भी प्रूव कर ही दिया था पीछे, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट स्पेस ही बन गया। तो ओवरऑल दोनों कंडीशंस को अगर कंबाइन कर दो तो हमारे पास क्या जाएगा कि जो हमारे पास L इन्फिनिटी है वो एक बना के स्पेस हो गया है, ठीक है। आई होप आपको ये वाली जो एग्जांपल है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इन एग्जांपल्स को कर लीजिएगा, कभी आप छोड़ दो कि ये एग्जांपल ही तो है, क्या करना है आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन है कि एग्जांपल्स रिलेटेड टू बनाक स्पेस एंड इट्स काउंटर एग्जांपल। तो काउंटर एग्जांपल भी हम जल्दी करेंगे, इसके बाद एक और एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम काउंटर एग्जांपल स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।